हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। हमने खनिज संसाधन के बारे में पूरी तरीके से देख लिया है और मैं अब पढ़ाने वाली हूँ ऊर्जा संसाधन के बारे में। यानी कि आज हम परंपरागत ऊर्जा के जो है संसाधनों के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में जो है हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो बात अब हम करेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में। सीधा सीधा मतलब ये है कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा जो है सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। जैसे कि आप देखिए, खाना पकाने में, रोशनी और ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन में, उद्योगों में जो है मशीन के संचालन में, इन सभी में जो है ऊर्जा आवश्यक होती है। ठीक है, तो ऊर्जा का उत्पादन जो है ना ईंधन खनिजों जैसे कि देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से किया जाता है। और ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, और अगर हम परंपरागत साधनों के बारे में बात करेंगे तो उसमें जो है लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जो है विद्युत, दोनों जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों इसमें इंक्लूडेड है, सम्मिलित हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं गैर परंपरागत साधनों की तो इसमें जो है सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस और जो है परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। देखिए, ग्रामीण भारत में ना लकड़ी और उपले जो है बहुतायत में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार मैं आपको बताऊं अगर तो ग्रामीण घरों में ना आवश्यक ऊर्जा का 70% से भी अधिक जो है इन दो साधनों से प्रयोग होता है। लेकिन अब जो है घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है और इसके अतिरिक्त ना उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे ना सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है जिसे जो है कृषि में प्रयोग किया जाता है खाद्य के रूप में। ठीक है, तो इसीलिए जो है उपलों का उपभोग जो है वो हतोत्साहित किया जा रहा है। अब आइए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। कोयला। सबसे पहले जान लीजिए कि कोयला होता क्या है। मैं आपको बताऊं कि लगभग 300 से 400 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले, ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। ठीक है, और बाढ़ जैसे प्राकृतिक जो है आपदाओं के कारण ये जो वन थे ना वो मृदा के नीचे दब गए। ठीक है, और उनके ऊपर ना मृदाएं जमती गईं, यानी कि मिट्टियां जमती गईं और वे अत्यधिक संपीड़ित हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे दब गए। ठीक है, और जैसे जैसे वे गहरे होते गए ना उनका तापमान भी जो है बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया और उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण जो है पृथ्वी के अंदर, यानी कि पृथ्वी के भीतर ये जो मरे हुए पेड़ पौधे थे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो कोयले में अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो कोयला जो है ना मुख्य रूप से इसमें कार्बन होता है। ठीक है, अभी मैं इसके प्रकार भी बताऊंगी कि कार्बन की मात्रा के आधार पर ही कोयलों को जो है 4 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, इसे हम आगे देखेंगे। तो देखिए, ये जो मृत वनस्पतियां थी ना धीरे धीरे प्रोसेसेस के थ्रू जो है कोयले में परिवर्तन को जो है कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो कार्बनीकरण कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है वनस्पति के अवशेषों से बना है ना और इसलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। ये चीज़, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ मैंने बताया कि कोयले फॉर्म कैसे हुए हैं, यानी कि इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं गाइस, और इसलिए ना ये परंपरागत स्रोत हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए धारणीय विकास का कॉन्सेप्ट आया है कि हम जो है इन परंपरागत स्रोतों का ऐसे प्रयोग करें कि ये जो है हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके, क्योंकि इससे बनने में जो है बहुत लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, कोयला। भारत में कोयला जो है ना बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, यह देश की ना ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका जो उपयोग है ऊर्जा उत्पादन और उद्योगों और घरेलू ज़रूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत जो है ना अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी कि कोयले के क्षेत्र और कहाँ कहाँ कोयला उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है।
ठीक है। देखिए, जैसा कि आप सब पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण जो है, मैंने अभी आपको बताया भी कि पादप पदार्थों में लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ, और इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला जो है अनेक रूपों में पाया जाता है। कोयले के अगर मैं रूपों के बारे में बताऊं तो सबसे उच्च किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, इसमें जो है कार्बन की मात्रा आप समझ लीजिए 94 से 98% तक होती है, और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है ना, वो सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है। ठीक है। दूसरा है बिटुमिनस। इसमें जो है कार्बन की मात्रा 78 to 86% होती है। ठीक है। तीसरा कोयला है लिग्नाइट। ठीक है। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट। ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 28 से 30%। ठीक है। और चौथा सबसे लो ग्रेड का कोयला है पीट। ठीक है। पीट में जो है 27% तक जो है कार्बन होता है। तो ये है कार्बन के प्रकार। देखिए, दलदलों में ना क्षय होने वाले जो है पादपों से पीट उत्पन्न होता है। इसमें कम कार्बन, नमी की जो है ज़्यादा मात्रा और निम्न ताप की क्षमता होती है। ठीक है। लिग्नाइट के बारे में हमने बात की, ये भी जो है एक निम्न कोटि का ही है, लेकिन सबसे निम्न कोटि का है पीट। ठीक है। तो निम्न कोटि का ये भूरा कोयला होता है, और ये ना मुलायम होने के साथ ही जो है अधिक नमी युक्त होता है। तो लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलता है। नेवेली लिग्नाइट में अभी आपको मैप के थ्रू सारी चीज़ें जो है बताऊंगी, तो सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। ये जो है लिग्नाइट का प्रयोग, नेवेली लिग्नाइट है ना। और गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। ठीक है। और इस बिटुमिनस कोयला को जो है ना वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक है। धातु शोधन में, यानी कि धातुओं को निकालने में जो है उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व होता है। और एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम गुण वाला जो है कठोर कोयला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें जो है 96% तक जो है कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट में। ठीक है। भारत में कोयला जो है ना 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों की शैलों के क्रम में पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। ठीक है गाइस, अभी जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, तो अभी पूछा गया था कि कोयला जो है कौन से युग की आयु का जो है पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था गोंडवाना, तो गोंडवाना ही सही था। ठीक है। पहला है गोंडवाना और दूसरा है तृतीयक कल्प, यानी कि टर्शियरी एज। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा गोंडवाना के बारे में बात बताऊं, गोंडवाना युग के बारे में, तो जो गोंडवाना युग में जो कोयला पाया गया है ना, ये बहुत उच्च श्रेणी का होता है। इसमें राख की मात्रा बहुत कम होती है और ताप के उत्पादक जो होती है बहुत अधिक होती है। ठीक है। यानी कि इसकी आयु जो है देखिए लगभग 200 लाख वर्ष पूर्व से भी अधिक है। और दूसरा है टर्शियरी। टर्शियरी में क्या है, टर्शियरी में ना घटिया किस्म के कोयले होते हैं, यानी कि इनकी आयु भी देखिए कम ही है। ठीक है। 55 लाख वर्ष पुराने हैं। तो गोंडवाना कोयले जो हैं, जो धातु शोधन कोयला है का प्रमुख संसाधन जो है दामोदर घाटी, यानी कि वेस्ट बंगाल और झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। और अगर मैं बताऊं आपको टर्शियरी युग के बारे में, तो टर्शियरी कोयले का जो क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी राज्यों में, यानी कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। अच्छा, ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि कोयला जो है ना एक स्थूल पदार्थ है। कैसे? जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है। क्यों? क्योंकि इनमें ना राख में जो है परिवर्तन हो जाता है। जब इसे जलाते हैं तो क्या होता है, ये राख में परिवर्तित हो जाता है, और इसीलिए ये एक स्थूल पदार्थ है। और इसी कारण ना भारी उद्योग और ताप विद्युत गृह में कोयला क्षेत्रों और इसके निकट में स्थापित किए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आइए मैं आपको मैप के थ्रू बताती हूँ कि कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ कोयले की खानें हैं।
अब ये देखिए, ये भारत का मैप है और ये है कोयला क्षेत्र। देखिए ये पूरा जो है कोयले का क्षेत्र है, ठीक है। इधर देखिए मध्य प्रदेश, झारखंड और जो है छत्तीसगढ़ के पोर्शन जो है कोयला के क्षेत्र है। इधर देखिए पूर्वोत्तर राज्य का कोयला का क्षेत्र, और साउथ में देखिए यहाँ पे तमिलनाडु का निवेली लिग्नाइट, ठीक है। और अगर कोयले के खानों के बारे में बात करूँ तो यहाँ देखिए सबसे पहले साउथ के पोर्शन से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंगरेनी जो कि आंध्र प्रदेश में है कोयले की खान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए ये है सिंगरौली, ये है मध्य प्रदेश में। कोरबा में जो है कोयले की खान ये है छत्तीसगढ़ में। तलचर जो है कोयले की खान उड़ीसा में। बोकारो, झरिया, रानीगंज ये जो हैं ये तीनों हैं झारखंड में, ठीक है। आगे यहाँ देखिए, यहाँ है माकूम, डिगबोई, नाहरकटिया, ठीक है, मोरन, शिवसागर ये जो है ये कोयले के क्षेत्र जो है ये है असम में, ठीक है। तो ये जो है पूर्वोत्तर राज्य है। और यहीं पे देखिए, यहीं पे जो है टर्शियरी युग के कोयले पाए जाते हैं, यानी कि जो है कम अच्छे किस्म के, यानी कि घटिया श्रेणी के जो है कोयले पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एज बहुत कम है, 50 लाख वर्ष पूर्व के कोयले हैं, ठीक है। बाकी जो ये क्षेत्र और इधर के क्षेत्र और साउथ पोर्शन के जो क्षेत्र हैं ये गोंडवाना लैंड के कोयले हैं, यानी कि अच्छे किस्म के कोयले जो हैं इधर ही पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, जब मैंने मैप खोल ही लिया है तो मैं आपको अब आगे तो पेट्रोलियम पढ़ाने वाली हूँ, तो पेट्रोलियम के क्षेत्र भी देख लेते हैं। तेल क्षेत्र, ये जो रेड रेड पोर्शन से बने हुए हैं ये तेल क्षेत्र हैं। अब देखिए मुंबई हाई में जो है तेल क्षेत्र है बसीन, ठीक है। अब ये देखिए ये पोर्शन जाता गया है तेल क्षेत्र का, ठीक है। हजीरा, अंकलेश्वर, बड़ोदरा, झाबुआ, विजयपुर, आंता, ठीक है। और इधर देखिए जगदीशपुर, औरैया, शाहजहांपुर, आंवला, शाहिबाबाद, सोनीपत, दिल्ली, गुरुग्राम। और इधर भी देखिए, इधर भी तेल के पोर्शन है, ठीक है। नाहरकटिया, डिगबोई, माकूम, ठीक है। इधर भी जो है तेल के क्षेत्र मौजूद है। अब आइए समझते हैं पेट्रोलियम के बारे में। देखिए ये जो पेट्रोलियम है ना, ये कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या फिर कह लीजिए खनिज तेल है। पेट्रोलियम जो है ना, पेट्रोलियम धरती से नीचे 500 फुट से 5000 फुट या फिर कह लीजिए इससे अधिक गहराई में पाया जाता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम वाले स्थानों पे ना कूप खोदकर, यानी कि कूप खोदकर पेट्रोलियम निकाला जाता है। और किस स्थान पर पेट्रोलियम निकलेगा ना, इसको जो है निश्चित रूप से बताना कठिन है, ठीक है। आप ये नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे पेट्रोलियम होगा, वहाँ पे पेट्रोलियम होगा। और जहाँ पेट्रोलियम होने की जो है प्रबल संभावनाएं समझी जाती है ना, वहाँ जो है कूप खोदकर जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी कि कई स्थान पे जो है कूप खोदने पर ही किसी स्थान पे पेट्रोलियम निकल आता है और किसी स्थान पे नहीं निकल आता है। तो ये जो पेट्रोलियम विशेषज्ञ होते हैं ना, ये जांच पड़ताल करने का इन्हें आभास मिलता है कि कहाँ जो है पेट्रोलियम निकल सकता है, और इसके लिए कुछ प्रयोग और सूक्ष्म निरीक्षण करना पड़ता है, ठीक है। देखिए यह जो है ना प्रकाश और ताप के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और जो है अनेक विनिर्माण उद्योगों के लिए जो है कच्चा माल प्रदान करता है। और तेल शोधनशालाएं जो हैं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक, असंख्य रसायन उद्योगों में जो है एक नोडीय बिंदु का काम करता है। यानी कि इन सब क्षेत्रों के लिए जो है पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भारत की अगर रेफरेंस में मैं बात करूँ तो भारत में ना अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति जो है टर्शियरी युग की शैल की संरचनाओं को जो है अपनति और भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। यानी कि वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में ना ये वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन, यानी कि उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ है। कहने का मतलब ये है कि वलन, अपनति और गुंबद यानी कि मोड़दार चट्टान और जो है नीचे गिरने की क्रिया, यानी कि नीचे गिरने की क्रिया वाले जो है भ्रंशों में, गुंबदों वाले क्षेत्रों में ये जो है पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है ना तेल धारक परत जो है रंध्र, सरंध्र, यानी कि ये जो चट्टानें होती हैं ना, इसमें जो है रंध्र, छिद्रयुक्त चट्टानें होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है और जिसमें से जो है तेल प्रवाहित हो सकता है। और मध्यवर्ती जो है असरंध्र परतें जो है तेल को ऊपर उठने व जो है नीचे रिसने से रोकती है। तो ये जो पेट्रोलियम होता है ना, वो सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच होता है। जैसे कि मैं आपको फिगर आउट करवा पाऊँ, ये देखिए ये एक चट्टान है और ये जो है मिड चट्टान है,
ठीक है। और ये जो है सरंध्र यानी कि इसमें जो है छिद्र पाए जाते हैं इस चट्टान में, और इसमें जो है छिद्र नहीं पाए जाते हैं चट्टान में। और इसके मिड में जो है पेट्रोलियम के ट्रैप पाए जाते हैं, ठीक है, भ्रंश ट्रैप पाए जाते हैं, और उसी में जो पाया जाता है वो है पेट्रोलियम। इस कारण जो है खनिज तेल के ऊपर पाई जाती हैं। अब अगर मैं बात करूँ, हमने देखा कि भारत में मुंबई हाई, गुजरात, असम प्रमुख जो है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं, और भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित हैं। हमने अभी देखा है कि मुंबई हाई के बारे में बात की हमने, डिगबोई, माकूम असम के, ठीक है, अंकलेश्वर हमने देखा है जो कि गुजरात का क्षेत्र है जो है, ठीक है, अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, ठीक है। और असम जो है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोय, नाहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य की महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। एक फंडा मैं आपको और बता दूं कि यदि किसी स्थान पे प्राकृतिक, तो वहां यह संभव हो जाता है कि वहां पेट्रोलियम नहीं पाया जाता, यानी कि धरती के अंदर पेट्रोलियम वाला स्तर है या नहीं, इसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने ना कुछ विधियां जो है मालूम की है। यानी कि ये जो नीति है, यानी कि इसे एंटीक्लाइनल थ्योरी कहते हैं। इसके अनुसार जो है पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस तल जो है सर्वोपरि भाग पर इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो इस एक्सिस से, यानी कि एंटीक्लाइनल एक्सिस से पता लगाने के लिए ना आसपास के कूपों के ताप, स्थान और जो है गुरुत्व और चुंबकत्व को नापा जाता है, ठीक है। तो ये पता चल जाता है कि अगर यहाँ प्राकृतिक गैस है तो यहाँ पेट्रोलियम नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए, ये जो प्राकृतिक गैस है ना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ या फिर कह लीजिए अलग पाई जाती है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये अलग ही पाई जाती है, ठीक है। रेयर केस में ऐसा होता होगा कि ये पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, और इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में या फिर कह लीजिए पेट्रो रसायन उद्योग में एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण ये जो प्राकृतिक गैस है ना, इसको पर्यावरण के अनुकूल माना गया है, ठीक है। और इसलिए ये जो है वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। अगर मैं थोड़ा सा आपको प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, अब भाई प्राकृतिक गैस है तो गैस तो होंगी ही, कौन कौन सी गैस है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इसमें बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है सबसे प्रमुख गैस होती है मीथेन। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि प्राकृतिक गैस में प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस मुख्यतः होती है, तो आपको बताना होगा कि मीथेन होती है, ये 0 से 20% तक होती है। इसमें जो है उच्च हाइड्रोकार्बन यानी कि इथेन जैसी गैस भी होती हैं। तो प्राकृतिक गैस जो है ना ईंधन का प्रमुख स्रोत है, और ये जो है अन्य जीवाश्मों के साथ पाई जाती है। अब जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था कि करोड़ों वर्ष पूर्व जो है धरती के अंदर जमे हुए जीवों, ध्यान रखेंगे, जीवों के सड़े गले पदार्थ से बनती है, ठीक है। तो ये जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है ना, सामान्यतः इसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का मिश्रण होता है, और मीथेन जो है इसमें 60 से 90% तक पाई जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली, ध्यान रखेंगे, दिल्ली के लिए जो बस यातायात व्यवस्था है ना, विश्व में सबसे बड़ी सीएनजी चलने वाली यातायात व्यवस्था है। अब सीएनजी क्या है ये आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो सीएनजी जो है, सीएनजी इस समय बहुत ज़्यादा जो है इस समय उपयोग आने वाली जो है गैस है। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं करती। जैसे कि देखिए कि गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल वगैरह ये सब प्रयोग होता है, तो ये जो है ना पर्यावरण पर प्रतिकूल इफेक्ट डालती है। लेकिन ये जो सीएनजी है ना, ये पर्यावरण के अनुकूल है। सीएनजी क्या है ये भी जान लीजिए, सीएनजी इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ये जो है ना प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को ना अत्यधिक दाब के अंदर रखने में बने तरल को कहते हैं। यानी कि इस गैस को ना वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम
प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है, यानी कि संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित का मतलब है पूरा पूरा दबाना, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस को ना दबाकर कम करने का जो है प्रमुख उद्देश्य ये है कि इसके आयतन जो है कम करे जा सके, यानी कि इसका आयतन जो है कम घेरे और इंजन को जो है दहन प्रकोष्ठ में दाब के साथ प्रवेश करे। चूंकि ये प्राकृतिक गैस ही जो है संपीड़ित रूप है, इसका नाम ही है सीएनजी, ठीक है, कि जो बगैर दबाई गई गैस का होता है। यानी कि इस प्राकृतिक गैस में सीएनजी में मीथेन, इथेन और प्रोपेन जो है पाई जाती है। और ये अगर इसके मैं गुण के बारे में बताऊं तो ये जो है रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होता है। गाइस आप इसके गुण भी याद रखोगे, ठीक है। ये गंधहीन, रंगहीन और विषहीन होता है, ठीक है। ये जो है ना हवा में मामूली सी हल्की होती है, ठीक है, हवा से जो है थोड़ी सी हल्की होती है। और इसका प्रयोग जो है ना ईंधन की तरह कई देशों के वाहन है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिल्ली का उदाहरण दिया कि दिल्ली में मैक्सिमम बसों में आजकल सीएनजी का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और इसका जो है प्रमुख संघटक क्या है, मीथेन है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसे ना सिलेंडरों में भंडारित किया जाता है, ठीक है, इसे जो है सिलेंडरों में भंडारित किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और संपीड़न से ना हानिकारक गैसों का जो है उत्सर्जन काफ़ी लेवल पे कम हो जाता है और इस कारण जो है पर्यावरण को बचाने के लिए भी जो है ये कारगर है, ठीक है। तो पर्यावरण के जो है ये पर्यावरण फ्रेंडली है, यानी कि इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो संपीड़ित गैस के बहुत सारे लाभ हैं। पर्यावरण के लिहाज से ये गैस जो है बेहतर मानी जाती है, ठीक है। पेट्रोल डीजल की तुलना में ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जैविक गैसों का जो है कम उत्सर्जन करती है इन कंपैरिजन टू, ठीक है। और पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की तुलना में ना ये जो सीएनजी का खर्च जो है थोड़ा सा कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ जो है मुंबई हाई और सनिंद क्षेत्रों के खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र जो है वो संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार का जो द्वीप है ना ये भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन के पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं सीएनजी के बारे में। अब देखिए ये जो है मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस है और ये जो लाइनिंग बनी हुई है ये एचवीजे जो है, एचवीजे यानी कि हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन, ठीक है। तो ये जो पाइपलाइन बनी हुई है अभी मैं आपको मैप में अब दिखाती हूँ। पहले आप जो है मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस को देख लीजिए। यहाँ देखिए मुंबई हाई और बसीन, ठीक है। इधर जो देखिए तमिलनाडु के आगे है ना, आगे देखिए यहाँ पे देखिए वडोदरा के आसपास, इधर जो है राजस्थान के इलाके में, ठीक है। इधर जो है थोड़ा सा जो है इलाका, ठीक है, यानी कि मिजोरम के साइड में, ठीक है। और ये देखिए ये है गैस लाइन, यानी कि ये जो है हजीरा जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर और जो है क्या, और जो है हजीरा जगदीशपुर और विजयपुर, ये देखिए विजयपुर, ये जो है लाइंस जो हैं वो गई हुई हैं, ये है प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऊर्जा और उर्वरक जो उद्योग है ना वो प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं, यानी कि गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापन जो है देश में लोकप्रिय हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत के बारे में। आधुनिक विश्व में ना विद्युत का अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत तरीके से हो रहा है कि प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। यानी कि विद्युत जो है मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न होती है। पहली तो जो है जल से, ठीक है, प्रवाही जल में जो है टरबाइन लगा के हाइड्रो टरबाइन चलाकर जो है जल विद्युत उत्पन्न करता है। दूसरा है ईंधन से, जैसे देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद ना विद्युत एक जैसी ही होती है,
यानी कि क्या बताया मैंने कि इसमें जो है ना विद्युत आवेश जो है, चाहे आप प्रवाही जल से उत्पन्न करिए, चाहे जो है ये अन्य ईंधन से, तो विद्युत आवेशों की मौजूदगी और बहाव से जुड़े जो है भौतिक परिघटनाओं को हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। इसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। इससे केवल इसके ना प्रभाव के माध्यम से इसे महसूस किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। तो जब विद्युत और जो है ध्यान रखेंगे कि ये जो विद्युत है ना, विद्युत का उपयोग जो है प्रति व्यक्ति उपभोग जो है विकास का सूचकांक माना जाता है। यानी कि जिस देश में जितनी ज़्यादा विद्युत उपभोग की जा रही है वो देश उतना ज़्यादा विकसित माना जाएगा। ठीक है, इस रेफरेंस में अमेरिका का सर्वोच्च स्थान है। ठीक है, तो आज यहाँ तक बात हो गई है, हमने जो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में बात कर ली है। ठीक है, पूरी तरीके से। और जो है अब हम अगले वीडियो में देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन के बारे में, और जो है वो शायद एंड वाला वीडियो रहेगा। और मैं आपको इसमें ये भी बता दूंगी कि कोयला, पेट्रोलियम किस किस देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा भंडारण है। ठीक है, तो एक लिस्ट के थ्रू मैं जो है आखिरी जो है वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगी। तो चलिए यही समाप्त करती हूँ मैं अपने इस लेक्चर को। और कैसा लगा मेरा ये लेक्चर ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब गाइज ना किया हो तो ज़रूर कर ले, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइज वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू very much।